Hello friends, welcome to our online study YouTube channel. Today in this video we are going to study the chemistry and the chapter name is periodic properties, and in this chapter we are going to our last video that will be the periodic trends. And in this periodic trends मतलब सबसे पहले हम ये देखते हैं periodic trends होते क्या। रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं उन्हें हम पीरियोडिक ट्रेंड कह सकते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में जो एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं वो सब पीरियोडिक ट्रेंड्स हो जाते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. So we will start with the atomic radius, then we will go with the ionization enthalpy, then electron affinity, then electron negativity. So सबसे पहले हम ये इनकी एक कॉमन डेफिनेशन देख लेते हैं, then we will start with one topic. So firstly atomic radius, distance between वैलेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक के जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक रेडियस. ये हम 9th-10th में पढ़ते थे, वहां तक के लिए बिल्कुल वैलिड था कि डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, एटॉमिक रेडियस. लेकिन अब जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पढ़ा उसमें हमें क्या पता चला कि एटम एक वेव है. तो ऑब्वियसली सी बात, वेव है तो उसका पाथ डिफाइंड नहीं होगा, उसकी बाउंड्रीज जो होंगी फिक्स्ड नहीं होंगी. इट विल नॉट हैव अ शार्प एंड फिक्स्ड बाउंड्रीज. So it is very difficult and it is impossible to analyze or calculate the radius of an atomic radius. So ठीक है, atomic radius हो गया. Next we will move ahead towards the ionization enthalpy. Ionization enthalpy means amount of energy required to remove an valence electron from isolated neutral gaseous atom. इसमें ये जो 3 पॉइंट है ना, आइसोलेटेड, न्यूट्रल, गैशियस एटम. आइसोलेटेड मतलब एक एटम, न्यूट्रल मतलब ना उसमें कैटायन हो ना एनायन हो, और गैशियस एटम हो. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम. Just opposite, ionization enthalpy मतलब amount of energy required to liberate an electron, and then amount of energy released. Electron affinity क्या होती है, amount of energy released when an electron is added to an atom. So next is electron negativity. Next topic is electron negativity. Tendency of an electron to attract shared pair of electron. Tendency of an न्यूक्लियस कह सकते हैं, या टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. सो अब एक एक से हम डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे. सो एटॉमिक रेडियस के अंदर हम 4 प्रकार के रेडियस पढ़ेंगे, क्योंकि बचपन में देखो हमने 9th-10th में क्या पढ़ा कि डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम एटॉमिक रेडियस कह देंगे. बट जब हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉन है, वेव लाइक प्रॉपर्टी है उसके अंदर, तो इसका मतलब उसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं है, तो इट्स इम्पॉसिबल कि हम उसका डिस्टेंस निकाल सकें. सो देयर आर 4 रेडियस: कोवेलेंट रेडियस, वॉन डर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस. सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस देखते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, 2 एटम्स के बीच के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट. सो कोवेलेंट रेडियस मतलब 2 सेम एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है. और फिर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है. तो कोवेलेंट रेडियस मीन्स इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 एटम कंबाइनिंग. ये दोनों एटम के सेंटर हो गए, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का हाफ को हम क्या कह देंगे, कोवेलेंट रेडियस कह देंगे. नेक्स्ट ये उसके लिए होगा, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, सॉरी ये मैं बताना भूल गई थी. फर्स्ट पॉइंट ये उसके लिए है जहां पे दोनों एटम सेम हो. सेकेंड हम उसके लिए देखेंगे जहां पे दोनों एटम डिफरेंट हो. अगर 2 डिफरेंट एटम्स हैं
ठीक है। तो इसके अंदर दो चीजें हो जाएंगी। हम पहले ये देखेंगे कि अगर दोनों डिफरेंट एटम है तो उन दोनों की अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, मान लो ए की बड़ी है बी से, तो हम ऐसे निकालेंगे आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 चाई ए माइनस चाई बी। चाई ए माइनस चाई बी मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स द वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस किसमें आता है? वंडरवॉल रेडियस आता है नोबल गैसेस फॉर्म करती है वंडरवॉल रेडियस को, न्यूट्रल एटम से होता है। मतलब हमने ये तो सुना है ना कि क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनमें कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म होते, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसमें एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। सो इसमें एक मतलब इसमें मान लो कि ये दो एटम है, ये दो एटम हो गई, ये इनकी न्यूक्लियस हो गई। सो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये तो एक दूसरे को सॉरी देखो, आउटर इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये तब उतने ही पास आएंगे जब तक अट्रैक्शन हो, मतलब ये न्यूक्लियस जब तक इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, जहां रिपल्शन होने लगेगा तो मतलब इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, मतलब एक लीस्ट पॉइंट तक आएंगे जब रिपल्शन शुरू होने के, तो इस लीस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। और हम यहां से ही निकालते हैं कि क्या है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, डी ए इज इक्वल्स टू डी ए बाई 2 इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। ये हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच भी हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन ये है कि वंडरवॉल फोर्स विल बी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन द कोवेलेंट रेडियस, मतलब वंडरवॉल फोर्स बड़ी होगी या कोवेलेंट रेडियस। वंडरवॉल रेडियस बड़ी होगी या कोवेलेंट रेडियस बड़ी होगी, क्या बड़ी होगी? तो ऑब्वियसली सी बात है वंडरवॉल रेडियस बड़ी होगी। कोवेलेंट में वो दो मॉलिक्यूल साथ में आ जाते हैं, बट वंडरवॉल्स में ऐसा नहीं होता, वो इतने दूर दूर होते हैं और उनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होता है ताकि रिपल्शन कम हो, है ना। तो इसके कारण वंडरवॉल रेडियस, यहाँ पे आप नोट पे लिख लो, वंडरवॉल्स रेडियस विल बी ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ये। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द मेटालिक रेडियस। मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब मेटल में एक लैटिस होता है, एक लैटिस होता है और उसमें ही बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि सब जगह घूमता है। मेटल क्रिस्टल शेप के होते हैं, उनकी एक डेफिनाइट शेप होती है। सो एक नॉर्मल्स हम लिख लेते हैं, नॉर्मल्स हम लिख लें तो dm/2 या dmm/2, ये इसका आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन लैटिस, मान लो इतने सारे एक रॉड हमने ले लिया, उसमें ये एक एटम है। अब हर के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस से भी कनेक्ट होगा, इसके से भी, इसके से भी, इसके से भी, क्योंकि वो तो कहीं भी घूमता रहेगा ना। तो ऐसे ही वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द फैक्टर। पहले अच्छा हम देख लेते हैं, वेरिएशंस देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल नोट डाउन द वेरिएशंस। बहुत कॉमन है वेरिएशंस, क्या होता है, अलोंग द पीरियड होते हैं, लेफ्ट से राइट, और दूसरे होते हैं डाउन द ग्रुप, टॉप से बॉटम। सो लेफ्ट से राइट क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, यानी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट जब हम नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, जिसके कारण रेडियस बढ़ती है नीचे जाने में, ठीक है। तो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हम पहला देख लेते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम का। हमने बोला लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए, बट हमने ये देखा कि हीलियम का एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो कैसे ज्यादा? ऐसे है
कि नोबल गैस है, नोबल गैसेस में क्या होता है, वंडरवॉल्स फोर्स रेडियस, वंडरवॉल रेडियस हो, तब भी हमने देखा, हमने यहाँ पे क्या देखा, और हाइड्रोजन क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो हमने क्या यहाँ पे क्या देखा कि वंडरवॉल रेडियस बड़ा होगा कोवेलेंट रेडियस से। दैट्स अ सिंपल थिंग कि वंडरवॉल रेडियस के कारण इसका क्या होता है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है। सेकेंड इज, हमने देखा, हम वी नो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियोन। एक्सपेक्टेशंस क्या है, कहा क्या जा रहा है यहाँ पे कि लेफ्ट से राइट जाने में एटॉमिक साइज को डिक्रीज होना ही होना है, एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज होना है, बट ऐसा नहीं होता है। लेफ्ट से राइट जाते हैं जब हम, तो यहां तक तो सब कुछ ठीक चलता है, और रियलिटी ये है कि नियोन का लिथियम से भी ज्यादा क्या है, एटॉमिक रेडियस है। सेम, दोबारा सेम, क्योंकि ये नोबल गैस है जिसके कारण इसमें वंडरवॉल रेडियस होगा, तो इसका मतलब ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी जो कि गलत हो गई। रियलिटी हमारी क्या है, Ni will be greater than Li will be greater than B, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो वंडरवॉल रेडियस के कारण यहाँ पे नियोन की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा हो गई, ठीक है, जबकि उसको सबसे कम होना था। नेक्स्ट वी विल सी इन द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हम देख थर्ड एक्सेप्शन हमारा डी ब्लॉक के अंदर है। सो थर्ड ब्लॉक में हमने क्या देखा कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वरनेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, देन आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इसमें फिर से हम क्या देखेंगे, हमने देखा पढ़ा था ऊपर वेरिएशन क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने में डिक्रीज होगा, मतलब इसका सबसे कम होगा और इसका सबसे ज्यादा होगा, बट यहाँ पे भी रियलिटी कुछ और ही है। पहले हम देखते हैं यहां तक सही चलता है, यहां तक सही चलता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, कम होता है यहां तक, बट यहां पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। एटॉमिक रेडियस यहाँ पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्यों होता है, जब कुछ काम ना है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि बहुत कुछ क्लियर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1, 3d2, 3d3, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन कम है और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। कम कैसे है, डी की ऑर्बिटल में 1 है, डी में 2 है, डी में 3, मतलब वैकेंट स्पेस है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जगह है। यहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाता है, रिपल्शन बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड आ जाता है ना, हाफ फील्ड के केसेस आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण रिपल्शन भी बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। और फिर जब हम यहाँ पे जाते हैं तो रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, और जैसे ही रिपल्शन ज्यादा मतलब वो दूर दूर भागेंगे, तो इसका मतलब कि साइज बढ़ जाएगा। डाउन द ग्रुप सेम ट्रेंड चलता है, उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, बस जो 3 एक्सेप्शंस थे वो यही है। सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रो आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस एटम। यहाँ पे लिख लेना, आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस एटम, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल इसकी यूनिट है। मान लो एक एलिमेंट है m, ठीक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और यह हो गया m+, तो इसमें एक एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी क्या होगी, हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हम एनर्जी दे रहे हैं तो इसका मतलब प्रोसेस क्या हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, और इसका जो डेल एच होगा
यानी जो हीट होगी, हीट ऑफ एन, वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ये दो चीजें याद रखना कि ये एंडोथर्मिक होगी और इसका डेलेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम पढ़ेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब एक मेटल हो गया, मान लो एम एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, ठीक है। अब जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब वो बहुत मुश्किल से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने देगा, तो आयनाइजेशन हो गई 2। ये अलग अलग है ना, ऐसा नहीं कि 1 को मिला दिया तो 2 बन गया, ऐसा नहीं है, अलग अलग है। थर्ड टाइम जब हमने M2+ से निकाला तो M3+ बना, और फिर ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। अब सीधी सी बात है, एक बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थोड़ी एनर्जी देंगे और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बट जब दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब थर्ड टाइम हम करेंगे तो हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो इसका ट्रेंड होगा वो ऐसा होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस देन द सेकेंड एंड सेकेंड विल बी लेस देन द थर्ड। तो सबसे ज्यादा होगी थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। ये ट्रेंड हो गया, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। हैशटैग में डाल देता हूँ, आप नोट कर लेना। फिर फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। सीधी सी बात है, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, और जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जितना बड़ा एटम होगा, उतनी कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने में, ठीक है। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीधी सी बात है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड क्या होंगे, वो स्टेबल होंगे, और जो स्टेबल है वो तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं, तो इट्स डिफिकल्ट टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इफेक्ट करता है। फिर सबशेल इफेक्ट। सबशेल इफेक्ट मतलब SPDF, जो शेल्स है वो कैसे इफेक्ट करता है। P हम देखें, S हमारा कैसा है, ऐसा है, गोल है। P हमारा कैसा है, ऐसा है। D हमारा कैसा है, सॉरी ऐसा है, डबल है। एंड F तो और 8 फोल्ड्स है, मतलब कि सबसे ज्यादा S शेल में लगेगी, उसके बाद P में, उसके बाद D में, उसके बाद F में, ऐसा है। क्योंकि बिल्कुल क्लोज्ड है, ये थोड़ा ओपन है, फिर और ज्यादा, फिर वो तो पूरा ही ओपन है। वेरिएशंस क्या है, पीरियड में इंक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर साइज इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, तो वो डिक्रीज हो जाता है। अब गाइज हम एक्सेप्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंड पीरियड में एक्सेप्शन देखते हैं। हमें क्या पता है, हमने अभी पढ़ा कि लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीज होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, बट होता क्या है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमने देखा कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा है और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। बेरिलियम क्या है, फुल फिल्ड है, और नाइट्रोजन क्या है, हाफ फिल्ड है। बेरिलियम की वो है, क्या कहते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2s की, ठीक है, तो यानी ये फुल फिल्ड है। और नाइट्रोजन की क्या है, P3 है, 2p3 है, इसका मतलब ये हाफ फिल्ड है। तो ये इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो ये एक स्टेप जंप कर जाएंगे। इसीलिए बोरॉन की बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा है, और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है। और फिर ये थर्ड पीरियड में भी सेम ट्रेंड करेगा कि मैग्नीशियम की ज्यादा है और फॉस्फोरस की ज्यादा है सल्फर से, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। और नीचे जाने में ट्रेंड सेम रहेगा कि वो डिक्रीज करेगा। एक चीज आप नोटिस करिएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इन तीनों के ट्रेंड सेम चलेंगे। डाउन द ग्रुप वो तीनों डिक्रीज होंगे और अक्रॉस द पीरियड वो तीनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सो गाइस, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ योर प्रॉब्लम्स, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव द बेस्ट सॉल्यूशंस। एंड अगले जब हम लेक्चर लेके आएंगे ना, सो हम उस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को
पढ़ेंगे, क्योंकि ये वरना सब बहुत हौच पौच हो जाएगा। सो फर्स्टली आप ये दो पढ़ लीजिए, इसके एक्सेप्शंस देख लीजिए, इसके वेरिएशंस देख लीजिए, इसका सब कुछ देख लीजिए। आप इसके एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कुछ एक्सरसाइज लगा लीजिए। उसके बाद फिर अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट एज वेल एज please if there is any suggestion, if you want to give your review, please give it in the comment section. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe my channel.